हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइट ड्यू। क्या हाल आप सबका? बहुत बढ़िया ना। देखिए, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण है। क्या टॉपिक है? कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। क्या टॉपिक हैगा? कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। आज हम देखने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक है, देखते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मतलब कार्बनिक यौगिक होते हैं। अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मतलब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंडों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंडों को एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा आता है अपने पास क्लोज चेन कंपाउंड। इन्हें साइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। ओपन चेन कंपाउंड कैसे होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड ऐसे होते हैं जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं। ये सीधी श्रृंखला के भी हो सकते हैं, शाखित भी हो सकते हैं। शाखित हो सकते हैं, अशाखित हो सकते हैं। ठीक है। इनमें क्या हो सकता है? इनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी आ सकता है। इनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ओपन चेन कंपाउंड क्या होंगे? वे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन कार्बन सीधी श्रृंखला में या शाखित यानी कि एक सीधी श्रृंखला में पाए जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की रिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड। इन्हें एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड और दूसरा आता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि इनका इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड है। इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है। ठीक है। दूसरा आता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त कंपाउंड। तो असंतृप्त कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनके अंदर कार्बन कार्बन द्विबंध और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड, ये नाम से ही पता लग रहा है कि क्लोज का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं और एक वलय का निर्माण कर लेते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं और इसे साइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। क्लोज चेन कंपाउंड हमारे पास इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि 3 मेंबर रिंग में हो सकती है क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, 4 मेंबर रिंग में हो सकती है और 5 मेंबर रिंग में भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है? क्लोज चेन कंपाउंड हुआ करते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि इस तरीके से बेंजीन रिंग भी क्लोज चेन कंपाउंड, और ऐसे भी हो सकता है कि अपने पास इस तरीके की भी कंपाउंड हो कि हमारे पास कार्बन के अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन इस तरीके भी कंपाउंड आ सकते हैं। जैसे अगर और बनाए तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि मान लो ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं कि क्लोज चेन कंपाउंड हुआ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो क्लोज चेन कंपाउंड है साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया? क्लोज चेन कंपाउंड को दो भागों में बांटे गए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को फिर से एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड में बांटा और दूसरा है एरोमेटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंडों में बांटा गया है। ठीक है, दूसरा अपने पास है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंडों में बांटा गया है। ठीक है, इनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनको नोट कर लेते हैं और उसके बाद में हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले ओपन चेन कंपाउंड देखेंगे, फिर क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि अपने पास जो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी क्लासिफिकेशन के अंदर ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड को विपरीत श्रृंखला भी यौगिक भी कहा जाता है, विपरीत श्रृंखला वाले यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे ओपन चेन कंपाउंडों को असाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं और मतलब है अचक्रीय यौगिक, मतलब है कि इनमें किसी प्रकार की रिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं? वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें श्रृंखला के अंतिम कार्बन एक दूसरे से बंधित नहीं होते ओपन चेन कंपाउंड कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन एक दूसरे से रिंग नहीं बनाएंगे, जुड़ करके रिंग नहीं बनाएंगे। ठीक है, और ये सीधी श्रृंखला में होते हैं इस तरीके से, इस तरह से एक लंबी सीधी श्रृंखला के अंदर पाए जाते हैं। अब ये हमारे पास लंबी श्रृंखला के रूप में होते हैं और ये शाखित भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कि इस तरीके से, जैसे कि अगर हम शाखा की बात करें तो ये एक शाखा निकल गई यहाँ से। ठीक है, तो ये लंबी श्रृंखला के होते हैं, साथ के साथ ये शाखित भी हो सकते हैं। ठीक है,
अब देखेंगे आगे, इन्हें एलिफेटिक कंपाउंड भी कहा जाता है। इन्हें दूसरा नाम क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड। अब बात आती है इन्हें एलिफेटिक कंपाउंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके कुछ सदस्य जंतु वसा से प्राप्त किए गए थे। किससे प्राप्त किए गए थे, जंतु वसा से। जंतु वसा को ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा में, ग्रीक भाषा में एलिफर कहा जाता है। क्या कहते हैं, एलिफर। जंतु वसा को ग्रीक भाषा में एलिफर कहते हैं। इसी एलिफर शब्द से एलिफेटिक शब्द आया है। क्या आया है, एलिफेटिक शब्द आया है। तो समझ में आया कि इन्हें एलिफेटिक कंपाउंड क्यों कहते हैं। इन्हें एलिफेटिक कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें जंतु वसा से प्राप्त किया गया था। ठीक है, जंतु वसा से प्राप्त किए गए थे। और ग्रीक भाषा में जंतु वसा को क्या बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर एलिफर कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनकी पहचान कि हमारे पास जो ओपन चेन कंपाउंड है, मतलब है अचक्रीय यौगिक, हम कैसे पहचाने। एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास चक्रीय यौगिक अचक्रीय दोनों है। ठीक है, इनको हम कैसे पहचाने, तो ये देखेंगे कि अपने पास जो ओपन चेन कंपाउंड है, मतलब है एलिफेटिक कंपाउंड है, जो अपने पास एलिफेटिक कंपाउंड, इनकी पहचान कैसे करेंगे। एलिफेटिक कंपाउंड को जलाने पर ये नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। किस ज्वाला के साथ जलेंगे, नीली ज्वाला के साथ। अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर हम उसको जला रहे हैं और वो नीली ज्वाला के साथ जलता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, और दूसरा अगर एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो वो कैसे जलेगा। अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसको जलाते हैं तो वह कज्जल ज्वाला के साथ जलता है, मतलब जलने के साथ कुछ ना कुछ कज्जल ऐसे ऊपर जाएगी धुएं के साथ। ठीक है, और वो दीवारों के जाकर के वो लग जाती है, चिपक जाती है और दीवार क्या हो जाती है, काली हो जाती है। ठीक है, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो इस तंबाकू जैसे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। उनको जलाने पर कज्जल ज्वाला निकलती है। ठीक है, अब देखेंगे आगे इनकी पहचान क्या है। एलिफेटिक कंपाउंड को जलाने पर ये नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। सब बच्चों को समझ में आ गया। इन यौगिकों में कार्बन श्रृंखला साकित व असाकित हो सकती है। कैसे हो सकती है, साकित भी हो सकती है और दूसरी क्या हो सकती है, असाकित, जो कि हमने यहाँ पे बात की है। ये साकित भी हो सकते हैं और दूसरे क्या हो सकते हैं, असाकित भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि ओपन चेन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखेंगे सबसे पहला है सैचुरेटेड कंपाउंड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड को संतृप्त यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है, संतृप्त, संतृप्त का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है क्या कहलाएंगे, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ओके, जैसे उदाहरण है एल्केन, इसके अंदर एल्केन ही आता है। जैसे CH4 है, इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरे CH3 इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, मतलब संतृप्त यौगिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड अपने पास है 3 कार्बन और तीनों कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये कंपाउंड भी कैसा होगा, संतृप्त यौगिक होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। अब ये देखेंगे ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, संतृप्त है या अनसंतृप्त है। ये देखेंगे कि आपको इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, लेकिन इसमें जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, ना कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड हमारे पास है संतृप्त यौगिक है, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसमें भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है। ठीक है, समझ में आए। अब दूसरे देखेंगे, ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी अपने पास क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हालांकि इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध है, इसलिए ये असंतृप्त यौगिक में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि असंतृप्त यौगिक वो होते हैं जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रखते हैं, और असंतृप्त यौगिक वो होते हैं जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या रखे, या तो डबल बॉन्ड रखे या फिर क्या रखे, ट्रिपल बॉन्ड रखे। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए किस में जाएंगे, संतृप्त यौगिक में जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अपने पास है सैचुरेटेड संतृप्त यौगिक है, इस तरीका साकित भी हो सकता है। ठीक है, ब्रांच के रूप में भी हो सकता है। बात समझ में। तो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, संतृप्त यौगिक क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड होता है, क्या कहलाते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। सबको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब है असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड या त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड पाया जाता है, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्या बोला गया है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाए, या तो डबल बॉन्ड पाया जाए, या फिर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा।
कम से कम एक डबल बॉन्ड, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वह कंपाउंड असंतृप्त यौगिक होगा। बात क्लियर हो गई? ओके। जैसे एल्कीन और एल्काइन की बात है। एल्कीन में हमारे पास एग्जांपल है जैसे CH2CH2। अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, इसलिए ये कैसा कंपाउंड है? असंतृप्त यौगिक है। कैसा कंपाउंड है? असंतृप्त है ना। और ये 3 कार्बन रखता है और इसमें देखेंगे यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड आ गया। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? इसको असंतृप्त यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब असंतृप्त यौगिक कहेंगे। बात क्लियर हो गई? अब हम बात करते हैं एल्काइन। अनसंतृप्त यौगिक का दूसरा एग्जांपल क्या है? एल्काइन। पहला क्या है? एल्कीन व एल्काइन। एल्काइन में क्या है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन क्या होती है? यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो एल्काइन होगी, और यदि कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध हो तो वो एल्कीन होगी। ठीक है। अब एल्काइन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, अब यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो इस वजह से असंतृप्त यौगिक में जाएगा। ठीक है। तो सब बच्चों को समझ में आ गया कि हमारे पास जो सैचुरेटेड कंपाउंड है, संतृप्त यौगिक होते हैं, वो क्या होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो वो संतृप्त यौगिक कहलाएगा। ओके। और दूसरा क्या है? अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या भी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो वो किस में जाएगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब असंतृप्त यौगिक में जाता है। ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया? तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और आप इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम देखेंगे सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्लासिफिकेशन में क्लोज चेन कंपाउंड, मतलब है क्लोज चेन कंपाउंड मतलब संवर्धित श्रृंखला। इन्हें साइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। साइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है चक्रीय यौगिक, मतलब है इसके अंदर रिंग पाई जाएंगी। अब हम वो स्टडी करेंगे जिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें रिंग पाई जाती है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो वे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें श्रृंखला के कार्बन एक दूसरे से बंधित होकर, मतलब श्रृंखला के कार्बन एक दूसरे से जुड़कर क्या बना लेते हैं? वलय बना लेते हैं, मतलब है रिंग बना लेते हैं, चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है कि ये कार्बन 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 इस तरीके से है और एक कार्बन इस तरीके से आ गया और वो अटैच हो गया ऐसे इस तरीके से। ठीक है। और इस तरीके से ये रिंग बन चुकी है। यहाँ पे क्या है? 3 मेंबर रिंग है। ऐसे भी हो सकता है कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़ करके क्या बना लिए? रिंग बना लिए। तो इस तरीके से क्या होते हैं? रिंग बना लेते हैं। और भी रिंग हमारे पास इस टाइप की हो सकती है कि कार्बन परमाणु आपस में जुड़ जाए और रिंग बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? दूसरे ये देखेंगे कि चक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। ये यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय का मतलब होता है सम का मतलब होता है समान, चक्रीय यानी कि चक्रीय होगा, रिंग होगी, और यौगिक ऐसे चक्रीय यौगिक जिसमें सम का मतलब है समान परमाणु होंगे, मतलब समान कार्बन परमाणु होंगे। ठीक है। तो वे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी वलय में केवल कार्बन परमाणु ही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? केवल और केवल कार्बन परमाणु ही पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? होमोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब समचक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक तो होगा लेकिन उन कंपाउंडों में केवल और केवल क्या होगा? कार्बन परमाणु ही होगा। वो क्या होंगे? समचक्रीय यौगिक कहलाएंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। सबको समझ में आ गया? ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड समचक्रीय यौगिक ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि समचक्रीय यौगिक भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक, तो ये देखेंगे एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, वे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके वलय में एरोमेटिक गुण नहीं होते। मतलब क्या होगा? मतलब है अपने पास जो ये कंपाउंड होंगे रिंग में कार्बन कार्बन परमाणु ही होंगे। ठीक है। साथ के साथ इनमें क्या होंगे? इनमें एरोमेटिक गुण नहीं होगा। एरोमेटिक गुण नहीं होगा। अब एरोमेटिक गुण क्या होंगे वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है। एरोमेटिक गुण का मतलब होता है कि उसके अंदर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, तो वो एरोमेटिक गुण रखते हैं। ठीक है। एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करेगा तो वे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिनकी वलय में एरोमेटिक गुण नहीं होते, मतलब है कि रिंग के अंदर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में नहीं होंगे। ठीक है। इन कंपाउंड को क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है। आगे देखेंगे कि एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड में एलिफेटिक कंपाउंड के समान गुण पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया कि एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है।
प्रकृति के अंदर हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड है, उनको हम जला करके ये पता कर सकते हैं कि ये कंपाउंड एलिफेटिक है और ये कंपाउंड एरोमेटिक है। कैसे? उनको जलाएंगे, ठीक है। अगर जलाने के बाद में ये कज्जल ज्वाला के साथ जलती है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और यदि नीली ज्वाला के साथ जलती है, नीली लो ज्वाला के साथ जलता है तो वो एलिफेटिक कंपाउंड होगा। जैसे अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो नीली ज्वाला के साथ जलती है तो वो कैसा कंपाउंड है? वो हमारे पास है एलिफेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, दिया बत्ती करते हैं तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, बत्ती जब जलाते हैं घी डाल करके या फिर सरसों का तेल डाल करके, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि वो नीली ज्वाला के साथ जलता है तो वो एलिफेटिक कंपाउंड होंगे, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड को जलाते ही क्या होता है कि उसको जलाते ही बहुत ही कज्जल ऐसे उड़ने लग जाती है, नीली कज्जल ज्वाला के साथ जलता है, ठीक है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है कि अगर हम जलाएंगे और नीली ज्वाला के साथ जल रहा है तो एलिफेटिक कंपाउंड होगा, और वो कज्जल ज्वाला के साथ मतलब ब्लैक ब्लैक कुछ पाउडर सा उड़ने लग जाए तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होंगे, मतलब कज्जल ज्वाला नहीं निकलेगी, नीली ज्वाला के साथ जलेंगे जैसे मोमबत्ती जलती है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड में एलिफेटिक कंपाउंड के समान गुण नहीं होते, ये मैंने बता दिया है। अब बात आती है कंपाउंड किस तरीके से। अब ये देखिए सारे के सारे कंपाउंड कैसे अपने पास एलिसाइक्लिक का होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्लोज सेल कंपाउंड, पहली बात तो ये कंपाउंड कैसे है, क्लोज सेल कंपाउंड है, ठीक है। क्लोज सेल कंपाउंड है मतलब चक्रीय यौगिक है। अब इनमें क्या है कि रिंग है अपने पास, और रिंग के अंदर क्या है, कार्बन कार्बन परमाणु है। तो अगर कार्बन ही कार्बन परमाणु पाए जाते हैं तो वो होमोसाइक्लिक समचक्रीय यौगिक होंगे। कैसे होंगे? समचक्रीय यौगिक होंगे। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं अपने पास, एक तो एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इनमें क्या होता है कि एरोमेटिक गुण नहीं होगा। कैसा गुण नहीं होगा? एरोमेटिक गुण नहीं होगा, मतलब है कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में नहीं होगा। अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है तो वो तुरंत हम कह देंगे चक्रीय है, और चक्रीय होगा तो कैसा होगा, समचक्रीय। और कार्बन परमाणु तो कार्बन है केवल और रिंग में केवल और केवल कार्बन परमाणु है और चक्रीय, तो बोल देंगे समचक्रीय यौगिक। फिर हम चेक करेंगे कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है क्या, इनमें तो सारे में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड कैसे, समचक्रीय यौगिक। अब बात आती है इनके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। अब ये देखेंगे कि डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड आ गया, एकांतर क्रम में नहीं है। एकांतर क्रम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि अपने पास मैं रिंग थोड़ी इस तरीके से बना देता हूँ, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं एकांतर क्रम, ठीक है। दूसरा एकांतर क्रम है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ये भी एकांतर क्रम में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में नहीं है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड आ गया, मतलब एकांतर क्रम में नहीं है। फिर ये देखेंगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड बार बार आ गया, इसका मतलब यहाँ पे भी एकांतर क्रम में नहीं है। तो बात समझ में आ गई कि वे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिनकी वलय में एरोमेटिक गुण नहीं होते। एरोमेटिक गुण का मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये सारे के सारे कंपाउंड किस में होंगे, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब नाम से पता लग रहा है कि एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक गुण होंगे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड तो होगा लेकिन एरोमेटिक होगा, मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं और वो क्या है, एकांतर क्रम में होंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिनकी वलय में एकल बंध व द्विबंध एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। क्या मतलब, एकल बॉन्ड और द्विबंध एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, तथा प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 भी होना चाहिए। प्रत्येक कार्बन का, यानी कि जितने भी कार्बन है उनका sp2 होना चाहिए। चलो देखते हैं इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से क्या है, सारे के सारे क्या है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, और वो भी कैसे हैं, एकांतर क्रम में। अब दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि प्रत्येक कार्बन का जो संकरण है वो कैसा होना चाहिए,
sp2 होना चाहिए। और अपने को ये पता है कि अगर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो वो sp2 संकरण है। इस कार्बन की बात करें तो ये भी sp2 होगा क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड से अटैच है। इस कार्बन की बात करें तो ये भी कैसा होगा, ये भी अपने पास डबल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए sp2। इस कार्बन की sp2 सारे के सारे sp2, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांत क्रम में है। दूसरा क्या है कि इसमें प्रत्येक कार्बन का संकरण कैसा है, sp2 है। अगली कंडीशन देखते हैं, तथा कंपाउंड समतल चक्रीय। अच्छा, ये कंपाउंड कैसा है, समतल है और चक्रीय है, रिंग के रूप में है, ठीक है। दूसरा है कि हैकेल रूल को फॉलो करे। अब ये हैकेल रूल क्या होता है वो हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं, ठीक है। तो अपने पास एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं वो किस तरीके से देखेंगे। यदि रिंग है, पहली बात तो क्या है, रिंग है और उसके अंदर केवल और केवल कार्बन है और उसके अंदर एकल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या हो, एकांत क्रम में हो, प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 हो और वो क्या करे, समतल चक्री हो और हैकेल रूल को फॉलो करता है, तो वो कैसा होगा, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ये हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या क्या शर्तें हो सकती है। पहली शर्त ये है कि एकल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांत क्रम में होना चाहिए, जैसे बेंजीन में होता है कि एकल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांत क्रम में होते हैं, मतलब एक के बाद में एक आते हैं, एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 होना चाहिए। प्रत्येक कार्बन का संकरण कैसा होना चाहिए, sp2, दूसरी शर्त, ठीक है। तीसरी शर्त ये है कि कंपाउंड जो भी होगा वो समतल होगा और चक्रीय होगा। ये कंपाउंड समतल है और चक्रीय है, ठीक है, ये भी फॉलो हो रहा है इसमें। अगला है हैकेल रूल को फॉलो करें, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि हैकेल रूल क्या होता है, उसको हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे। हाँ, देखिए, अब हम देखेंगे कि एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं कि एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। इसके लिए हमने कंडीशन देखी थी। पहली कंडीशन तो ये थी कि अपने पास जो रिंग होगी उसमें सारे के सारे कार्बन होने चाहिए। क्या इनमें कार्बन है, ठीक है, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन ये थी कि हमारे पास इसके अंदर क्या होने चाहिए कि एरोमेटिक गुण होने चाहिए, मतलब है कि इस एकल बॉन्ड डबल बॉन्ड सभी एकांत क्रमी हों। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड सिंगल, यानी कि एकल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांत क्रम में है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन है वो उन सारे कार्बन का जो संकरण है वो कैसा है, sp2 है। कैसा है, sp2, मतलब सारे कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए sp2 है, ठीक है। इनमें भी क्या हुआ, सभी में sp2 है, सभी में कार्बन है, सभी में sp2 संकरण है, सभी में समतल चक्रीय है, ठीक है, समतल चक्रीय। अब बात आती है कि ये हैकेल रूल को भी फॉलो करते हैं। हैकेल रूल को हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि जो नैप्थेलीन होता है ये क्या होता है कि एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। इसको बोलते हैं, अगर 3 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाए तो एंथ्रासीन, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाए तो नैप्थेलीन, 3 बेंजीन रिंग 2 तो बराबर में और एक ऊपर इस तरह जुड़ जाए तो फेनेंथ्रीन बोलते हैं। ये देखेंगे टोलुइन में भी क्या होता है कि रिंग में प्रत्येक कार्बन है, प्रत्येक कार्बन का sp2 संकरण है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांत क्रम में है और ये हैकेल रूल को फॉलो करती है। हैकेल रूल अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड है, इसमें भी रिंग में क्या है, रिंग के अंदर हमारे पास क्या है, केवल कार्बन है, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या है, रिंग के अंदर सारे के सारे क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो एक काम कीजिए कि इसको मैं हटा देता हूँ, आप ये एग्जांपल काफी है आपके लिए, ठीक है। तो अपने पास ये जितने भी कंपाउंड है वो सारे के सारे क्या है, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड के उदाहरण है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो हैकेल रूल है वो क्या होता है। हैकेल रूल को जाने, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें हैकेल रूल की तो हैकेल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। हैकेल ने अपना एक नियम दिया था एरोमेटिक यौगिकों के लिए कि अगर वो मेरे नियम के अनुसार फॉलो करते हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, अदरवाइज वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। चलो देखते हैं ये नियम क्या होता है। ये नियम है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको ये नियम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हैकेल ने दिया था, जहां अपने पास है n,
n की जो वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, आगे से आगे चलेगा, ठीक है। तो ये अपने पास इस तरीके से हो सकता है। अभी देखेंगे इसमें कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि n बराबर 0, n बराबर 0 हो सकता है। n का मान क्या है, इसमें पुटअप करते रहते हैं। जैसे मान लो फॉर्मूले की बात करें तो हमारा फॉर्मूला है 4n प्लस 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये देखेंगे 4 इंटू एन की वैल्यू कितनी रखेंगे 0, 0 प्लस 2 और यहाँ पे हम पाई इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, कितना बनेगा, ये तो 0 बन जाएगा और ये 2 है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा। फाइनली क्या बनेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर कोई कंपाउंड है और उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। दूसरी कंपाउंड हमारे पास है, जैसे n बराबर 1 ले लेते हैं। जब n बराबर 1 है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास हकल रूल का, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो n का मान रखते हैं, n का मान यहाँ पे 1 रखेंगे प्लस 2 और यहाँ बनेगा पाई इलेक्ट्रॉन। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा 4 प्लस 2 और यहाँ बनेगा पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल कितने बनेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई किसी का एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसके लिए क्या होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर किसी कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो हैकल रूल को फॉलो करेगा और वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। चलो देख लेते हैं इनको, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक रिंग है हमारे पास और इसमें हमारे पास क्या है डबल बॉन्ड है, ठीक है। और डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि ये हैकल रूल को फॉलो करता है या नहीं है। देखेंगे इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये क्या है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब बात आती है कि n क्या है, ऐसे रिंग जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं एकांतर क्रम में होते हैं तो उसके लिए n का मान 1 होगा। अगर हमारे पास 2 रिंग ऐसी है जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं उसके लिए n का मान कितना होगा 2 होगा, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या एकांतर क्रम में है, नहीं, तो इसका मतलब n का मान कितना हुआ, n का मान हमारे पास हुआ 0। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एकांत क्रम में है ही नहीं, इसलिए n का मान 0। अब n बराबर 1 मतलब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड रिंग में क्या हो, एक रिंग के अंदर एकांत क्रम में हो। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में हमने ऐसे बनाया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये क्या है, रिंग के अंदर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांत क्रम में है, इसलिए इस रिंग के लिए क्या हुआ n बराबर 1 हुआ। एक रिंग के अंदर एक ही है, ठीक है। ऐसे ही 2 रिंग के अंदर एकल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांत क्रम में है तो उसके लिए n का मान कितना होगा 2 होगा, ठीक है। चलो देखते हैं अब हम देखते हैं कि इसके लिए n का मान तो कितना आया, इसके लिए n का मान आया 0 और इसके लिए n का मान कितना आया 1 आया। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन। बात आती है कि कोई भी कंपाउंड दिया जाए तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करें। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करें, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करें, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास यही उठता है कि पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, इधर तो हम बोलेंगे अगर एक डबल बॉन्ड है हमारे पास, क्या है एक डबल बॉन्ड हो तो उसमें क्या होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है तो इसमें हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास क्या है पर डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होने पर क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होने पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें भी क्या गिना जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास एक लॉन पेयर हो तो भी उसमें क्या गिना जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर होता है उसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमारे पास एक नेगेटिव हो तो, अगर एक नेगेटिव हो तो उसमें भी हम क्या गिनेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, ठीक है। बात आती पॉजिटिव भी तो होता है कंपाउंड के अंदर, अगर एक पॉजिटिव हो तो
तो उसके अंदर 0 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 0 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, कभी कभार एक रेडिकल भी हो जाता है, एक इस तरीके से मूलक क्या हो जाता है, मूलक। एक मूलक हो तो उसमें 0 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि मूलक क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन, अगर जैसे मान लो कि हमारे पास है कार्बन और उस कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास ये इस तरीके से है CH2, ये मूलक बन गया इस तरीके से। ठीक है, इसके इस टाइप के कंपाउंड हम आगे आने वाले लेसन्स के अंदर वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हो तो वहाँ पे 0 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये एक डबल बॉन्ड है। अगर एक डबल बॉन्ड हो तो क्या करेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये रहा, एक पॉजिटिव चार्ज है तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब है इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं, n बराबर 0 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरे कंपाउंड में अगर हम बात करें तो इसमें n का मान तो 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है। ठीक है, दूसरी बात है कि हकल रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर्मूला अपने पास क्या है, 4n+2। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, यदि 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रखे या 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखे तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड के अंदर, एक डबल बॉन्ड में कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने हैं, 3, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका मतलब है हकल रूल को फॉलो कर रहा है। जब हकल रूल को फॉलो कर रहा है तो इसलिए ये भी कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि अब अपने पास क्या है कि n का मान क्या है, 3 हो सकता है। जैसे n का मान 3 होता है तो इसको हम हकल रूल वाला जो फॉर्मूला उसके अंदर रखते हैं। तो हकल रूल वाला फॉर्मूला क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो n की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी ली है, यहाँ पे 3 ली है, तो इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं तो कितना बनेगा, 4 × 3 + 2 और पाई इलेक्ट्रॉन। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, अपने पास आएगा पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर कोई भी सिस्टम है 40 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है तो वह हैकल रूल का फॉलो करता है और वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। चलो एग्जांपल देखते हैं इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, एक दूसरे से अटैच है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से एक दूसरे के एकांतर क्रम में होंगे। अब डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ पे आएगा। इस रिंग की बात करें तो डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये कंडीशन चेक करेंगे कि एक डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, एक लॉन्ग पेयर हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक नेगेटिव हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये होते हैं ना, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अब 2 डबल बॉन्ड हो जाए तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 हो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो कितने होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ठीक है, ऐसे अपने पास एक नेगेटिव हो तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव हो तो क्या कितने होंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से आ जाएगा। 3 नेगेटिव हो तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक नेगेटिव में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 3 नेगेटिव में कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, समझ में आया इस तरीके से। तो ये कंपाउंड है, इन कंपाउंडों में ये कंडीशन चेक करते हैं। डबल बॉन्ड चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 7 डबल बॉन्ड में कितने होंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस वाले कंपाउंड में क्या है, 40 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर हम अदर कंडीशन की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड के अनुसार जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे 0 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे।
लॉन पेयर की बात करें, अब इसमें लॉन पेयर है ही नहीं, तो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव है ही नहीं इसके अंदर, इस कंपाउंड में, तो नेगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन वाले कितने होंगे, 0 होंगे। पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, मूलक वाला भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से केवल और केवल क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की वजह से 7 डबल बॉन्ड है, उसकी वजह से 14 पाई इलेक्ट्रॉन आए हैं हमारे पास, ठीक है। और ये हकल नियम के अनुसार n का मान 3 है, तो हमारे को कितना मिला, 14, तो ये 45 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए शर्तें होती है हमारे पास, क्या 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 शर्तें होती है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांत क्रम में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है एकांत क्रम में है। चलो देख लेते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से हम देखते हैं तो सभी जगह में क्या मिलता है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांत क्रम में मिलते हैं, ठीक है। कंपाउंड के साथ चक्रीय है, प्लेन में है, समतलीय है, ठीक है। और 45 इलेक्ट्रॉन मतलब है n का मान 3। अब यहाँ पे देखेंगे n की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 3 होती है। n क्या है, n क्या है कि रिंग की संख्या जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एकांत क्रम में हो। अब इसमें देखेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक के अंदर एकांत क्रम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। इसकी बात करें तो इसमें भी देखेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब जो ये डबल बॉन्ड है वो इस रिंग में भी माना जाएगा और इस रिंग में भी माना जाएगा। ओके, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है इस रिंग का भी है और इस रिंग का भी है, बात समझ गए हैं, ठीक है। तो इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसमें भी क्या है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांत क्रम में। इसकी बात करें तो ये देखेंगे कि इसके अंदर अगर हम बात करें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसके अंदर क्या है कि कॉन्जुगेशन के अंदर हमारे पास जो भी कॉन्जुगेशन मिल रहा है इसके अंदर, तो ये देखेंगे अगर हम इस तरीके से भी देखें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में अपने पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से कॉन्जुगेशन चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो तीनों रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है, तो n की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, और 3 की वैल्यू रखते हैं तो कितना आता है, 45 इलेक्ट्रॉन, और 45 इलेक्ट्रॉन होता है तो एरोमेटिक। दूसरी ये होती है प्रत्येक कार्बन का असंगरण कैसे होना चाहिए, sp2। तो प्रत्येक कार्बन है ना डबल बॉन्ड से अटैच है। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो डबल बॉन्ड आ रहा है इस कार्बन से भी, ठीक है। और इसकी बात करूं तो डबल बॉन्ड से अटैच है। इस तरीके से प्रत्येक कार्बन का संग्रहण यहाँ पे क्या है, sp2 है, ठीक है। तो ये कंपाउंड अपने पास क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो सब बच्चों को समझ में आ गया इस तरीके से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि n बराबर 4 हो जाए। अगर n बराबर 4 हो जाता है तो अपने पास क्या आएगा, 4 फॉर्मूला क्या अपने पास, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब n का मान रखते हैं, n का मान 4 है, तो 4 इंटू 3 प्लस 2 और पाई इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे देखेंगे। तो यहाँ पे अपने को जो मिलेगा 4, यहाँ पे अपने को 4 रखना है, कितना रखना है, 4 रखेंगे तो कितना बनेंगे, 16 प्लस 2 18 पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल कितनी आ रहे हैं, 18 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई सिस्टम है अगर 18 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो भी कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो अपने पास आयरन का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 100 ऑन हो सकता है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अपने पास क्या है कि यदि एक ही एटम पर 2 लोन पेयर हो, मैंने क्या बोला, एक ही एटम पर 2 लोन पेयर हो, तो उनमें से हम पाई इलेक्ट्रॉन क्या दोनों लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, नहीं, केवल एक लोन पेयर के ही काउंट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो रेजोनेंस में जा रहे होंगे, क्या होंगे, रेजोनेंस। अपने पास है 2 लोन पेयर, एक एटम है सल्फर एटम, इस पे 2 लोन पेयर है, साथ के साथ ये कॉन्जुगेशन में भी जाते हैं, ठीक है। अगर कॉन्जुगेशन में जाते हैं तो दोनों में से एक ही को ही काउंट करते हैं। तो ये देखेंगे दो डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन कितनी होंगे, यहाँ पे होंगे कितनी होंगे
4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 2 लोन पेयर है, 2 में से केवल एक ही काउंट करेंगे क्योंकि कॉन्जुगेशन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्जुगेशन तो आपने सुना होगा, ठीक है। कॉन्जुगेशन अगर नहीं सुना है तो इनमें क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, साथ के साथ लोन पेयर भी काउंट करते हैं, तो उसको कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से हमारे पास क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, और 2 लोन पेयर में से एक ही लोन पेयर काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन में, तो कितना बनेगा, पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल काउंट करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड इस सेम पोजीशन इसमें है, एटम ही चेंज हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो 2 डबल बॉन्ड है मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और दूसरा 2 में से लोन पेयर में से एक ही पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने आया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है, इनको हम आगे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करते हैं वो इस तरीके से काउंट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और आप इसको नोट कर लेंगे। हाँ, अब हम देखते हैं कि अपने पास नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, अगर हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो क्या होते हैं, वे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी वलय में कार्बन परमाणु के साथ साथ दूसरे परमाणु भी होते हैं। अच्छा, दूसरे परमाणु कौन कौन से हो सकते हैं, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये भी आते हैं, तो वो कंपाउंड कैसा कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं। पहले अगर हम बात करें तो एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। चलो हम देख लेते हैं सबसे पहले एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। वे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनकी वलय में एरोमेटिक गुण नहीं होते, मतलब है इनको जलाने पर कज्जल ज्वाला नहीं देते। अब हम देखते हैं कि अपने पास जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी वलय में कार्बन परमाणु के साथ साथ दूसरे परमाणु जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी आते हैं, क्या कहलाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, वे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनकी वलय में मतलब रिंग में एरोमेटिक गुण नहीं होते, मतलब है कि अगर इनको जलाते हैं तो कज्जल ज्वाला के साथ नहीं जलते। दूसरी बात है कि प्रत्येक कार्बन sp2 नहीं होगा, ठीक है। अगली बात ये है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांत क्रम में नहीं होगा, ठीक है। अपन मैक्सिमम केस में तो एरोमेटिक गुण ये कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांत क्रम में है, ये चेक कर लेते हैं, सबसे पहली कंडीशन ये है, ठीक है। तो वे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनकी वलय में एरोमेटिक गुण नहीं होते हैं एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। इनमें एलिफेटिक कंपाउंड के समान गुण होते हैं, मतलब है कि इनको जलाते हैं तो नीली ज्वाला के साथ जलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि अपने पास ये कंपाउंड है, ठीक है, तो ऑक्सीजन है इसके अंदर, इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, रिंग है, साइक्लिक कंपाउंड है और कार्बन के अलावा ऑक्सीजन एटम आ गया, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और ये एलिफेटिक के समान गुण रखेगा, एरोमेटिक नहीं है, इसलिए एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। जैसे 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन है इसका एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का दूसरा क्या है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। वे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनकी वलय में एकल बंध व द्विबंध एकांत क्रम में पाए जाते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांत क्रम में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ प्रत्येक कार्बन का संकरण कैसा होता है, sp2 होना चाहिए, ठीक है। तथा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कैसा होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए, और इसके अलावा वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, जैसा तो वो कंपाउंड कैसा कहलाएगा, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टीज होती है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांत क्रम में होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो चक्रीय होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए और हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल हम पढ़ चुके हैं। हकल रूल में अपनी देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन,
10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, ये इलेक्ट्रॉन रखते हैं अगर कोई सिस्टम, तो वह क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, चलो हम एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड देख लेते हैं। अच्छा, ये कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, पहली बात तो है। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं कि एलिफेटिक या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। पहली बात तो ये है कि साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, अब ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक। होमो में तो क्या होता है, प्रत्येक रिंग में कार्बन ही कार्बन होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ साथ क्या आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, इसलिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसमें जो नाइट्रोजन आ गया वो लोन पेयर भी रख रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये कंपाउंड कैसा है, चक्रीय है। और अब हम पहली कंडीशन चेक करते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वाले में एकल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांत क्रम में है क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एकांत क्रम में है। क्लियर है। अब दूसरी बात है, प्रत्येक कार्बन का संकरण भी क्या होता है, sp2। अच्छा, ऐसे कार्बन नहीं दिख रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखेंगे। जैसे यहाँ कार्बन होता है, यहाँ कार्बन होता है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ नाइट्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो ये दिखेंगे, इस कार्बन की वैलेंसी की बात 1 2 3, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, एक आएगा। ऐसे यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो या इस नाइट्रोजन की 3 है। ओके, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ। अच्छा, ये एक लोन पेयर रखता है, नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर रखता है। ठीक है, तो ये पेरिडीन है, ये अपने पास क्या है, पेरिडीन है। पेरिडीन की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 5 है और नाइट्रोजन 1 है। कार्बन 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। नाइट्रोजन 1 है, तो फॉर्मूला ये कंप्लीट हो गया। तो ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। अब ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, इसमें हमने ये देखा कहा है कि जो प्रत्येक कार्बन है वो sp2 संकरित होता है। डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या होता है, sp2, ये डबल बॉन्ड रखता है, sp2 कार्बन है। ये भी डबल बॉन्ड रखता है, sp2 है। ये भी डबल बॉन्ड रखता है, sp2 है। ये कार्बन भी डबल बॉन्ड रखता है, sp2 है। और ये कार्बन भी डबल बॉन्ड रखता है, sp2 है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांत क्रम में। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांत क्रम में पहली बात तो ये है, प्रत्येक कार्बन का संकरण भी क्या है, sp2 है। और ये चक्रीय कंपाउंड है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कैसा है, चक्रीय, ये चक्रीय कंपाउंड है तथा हकल रूल को फॉलो करता है। चलो चेक कर लेते हैं हकल रूल को फॉलो करता है या नहीं करता। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो डबल बॉन्ड अपने पास 3, तो डबल बॉन्ड के 3 पाई, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन भी काउंट करते हैं। अब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे या नहीं होंगे, अगर एटम डबल बॉन्ड से अटैच है और उसी एटम पर लोन पेयर है तो लोन पेयर काउंट नहीं होगा पाई इलेक्ट्रॉन में, वो हमने नोट लगा के पढ़े थे। ठीक है, अभी पढ़े थे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा। अब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर ऐसे होते हैं तो वो सिस्टम कैसा होता है, एरोमेटिक। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कंपाउंड भी कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक में भी कौन सा है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ये। ठीक है, अगला और भी एग्जांपल अपने पास, जैसे थायोफिन, थायोफिन में सल्फर होता है 5 मेंबर रिंग, फ्यूरेन, फ्यूरेन 5 मेंबर रिंग, ऑक्सीजन होता है, पायरोल, पायरोल 5 मेंबर रिंग होता है और नाइट्रोजन होता है। ठीक है, थायोफिन, थायोफिन में क्या होता है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 तो डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड की वजह से कितनी आएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए। ठीक है, अब ये जो एटम है सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, अब इन 2 लोन पेयर को हम काउंट कर सकते हैं। अब देखिए, आपने नोट लगा के लिखे थे कि 2 अगर एटम पर 2 लोन पेयर आ जाए तो, और वो कॉन्जुगेशन में जाए, ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, ये क्या जाएगा, कॉन्जुगेशन, इस तरीके से, ये इस तरीके से कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो एक तो कॉन्जुगेशन में चला गया, तो बचा कितना, एक ही बचा। तो हमें लोन पेयर की कितनी काउंट करेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट करेंगे। टोटल कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे ही सेम कंडीशन इसके अंदर है, यहाँ से और सल्फर यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसमें भी
ये डबल बॉन्ड 2 रखता है और एक लॉन पेयर के पाई इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितनी हो जाएगी से, और ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो समझ में आ गया। इस तरीके से अपने पास क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रो का मतलब रिंग हो, साइक्लिक हो, और उसमें क्या हो, कार्बन के अलावा अदर एटम हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि सल्फर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे अपने पास सल्फर आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि अपने पास यहाँ पे नाइट्रोजन भी तो आ सकता है। जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये इस तरीके से ये नाइट्रोजन आ गया। अब नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, 1 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत सारी कंपाउंड बना सकते हैं। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक हम ये देख चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंडों का क्लासिफिकेशन देखा है, ठीक है। तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंडों का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप इसको नोट कर लेंगे। गाइस वीडियो कैसे लगी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और उसके साथ बेल आइकन होगा, उसे जरूर दबाएं ताकि मेरा जो भी वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। गाइस अब हम नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है। और बेहतर टॉपिक के साथ हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप अच्छे से, जिन बच्चों को अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो उनके लिए ये कहना है कि वीडियो को शुरू से देखें और एक एक चीज़ें लिखते हुए सीखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।